गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, कल हम लोगों ने जो मृदभांड संस्कृति का डिस्कशन किया था, हमने कल लास्ट जो मृदभांड संस्कृति थी NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, ये जो संस्कृति थी, यह संस्कृति हमें बुद्ध कालीन व मौर्य कालीन संस्कृति के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती, उस समय की जानकारी हमें प्रदान करती। कल की हमने क्लास में इसका डिस्कशन किया। आज जो हम हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी, वो क्लास उसी के आगे का पोर्शन में आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इस पोर्शन को कंप्लीट करने के साथ ही साथ आज कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे विक्रम संवत और समय की कुछ जो यूनिट्स हैं उनके बारे में मुझे प्रश्न किया था कि सर जो AD है, CE है और जो आपके BC है, इनका क्या रिलेशंस हैं, हिस्ट्री के अंदर जो ईयर की जो कैलकुलेशंस होती हैं उनके अंदर इनका किस तरीके से यूज़ होता है। तो साथ साथ में आज मैं इस टॉपिक को भी अपने इसी टॉपिक के साथ पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम कल के हमारे उसी टॉपिक से की कुछ जो बची हुई जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा करते हैं। हम आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यस, कल जो हमने डिस्कशन कर लिया था, उस डिस्कशन के अंदर हमने एक तो मैं ये बताना आप लोगों को चाहता हूं कि ये जो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं BRW के बारे में। हम देखते हैं कि जो BRW जो संस्कृति है, ब्लैक रेड वियर है ना, काले लाल मृदभांड, ये जो मृदभांड है ये सबसे पहले दक्षिण भारत के खासकर उन स्थानों पर जहां हमें वृहद पाषाणिक संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसे स्थानों की अगर मैं बात करूं तो ये स्थान है नागार्जुन कोंड, अमरावती आदि स्थानों पर हमें कौन से वृहद पाषाणिक जो संस्कृति के अवशेष हैं, वहीं पर हमें BRW मृदभांड प्राप्त हुए हैं, ब्लैक रेड वियर प्राप्त हुए हैं। तो एक जानकारी ये मैं आप लोगों के साथ इसकी साझा कर लेता हूं। अब कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि NBPW जो संस्कृति है, NBPW संस्कृति नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वियर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वियर, ये जो संस्कृति है जिसको हम उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड NBPW संस्कृति। तो आज मैं इसके बारे में कुछ और जानकारियां साझा करने, कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि NPBW के बारे में, हमारी जो क्लास थी उसमें NPBW ये सारे डिस्कशन हो गए थे। चलिए कोई नहीं, आगे का हम बात करते हैं। NBPW
NBPW मृदभांड। मृदभांड, अगर मैं बात करूं NBPW मृदभांड परंपरा की कुछ विशेषताओं के बारे में, तो हम देखते हैं इस जो संस्कृति है इसको मार्शल ने अपनी पुस्तक मार्शल ने इसे ब्लैक ग्लेज्ड वियर कहा है। मार्शल ने इसे ब्लैक ग्लेज्ड वियर कहा है। मार्टिन, अगर मैं बात करूं कि इनकी द्वारा अपनी पुस्तक में इसे कांस्य युगीन संस्कृति का बता दिया था, जो कि सत्य नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मार्टिमर व्हीलर तथा कृष्णदेव ने इसका नामांकरण NBPW किया है। NBPW किया है। सबसे पहले हमें NBPW 1913 के वर्ष में तक्षशिला उत्खनन में, यानी जब तक्षशिला का उत्खनन किया गया तो तक्षशिला के उत्खनन में भीर जो टीला स्थान था, यहाँ पर उत्खनन में सर्वप्रथम ये NBPW मृदभांड प्राप्त हुए। पहली बात, ठीक है। अगर मैं NBPW जो मृदभांड है, इनके प्रसार की बात करूं, यानी ये कहाँ से ये प्राप्त हुए हैं, प्रसार का अगर मैं बोलूं तो प्रसार के अंदर अगर बात करूं तो लगभग पूरे उत्तर भारत के अंदर क्या है, ये जो इसका प्रसार रहा है। तो कुछ स्थानों को मैं बता देता हूं जो प्रमुख स्थान हैं, जैसे बांग्लादेश के अंदर स्थान है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में चंद्र केतुगढ़, उड़ीसा में शिशुपालगढ़, राजगीर बिहार, और अगर मैं देखूं तो कौसाम्बी, श्रावस्ती, गुजरात के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्रभास पाटन, राजस्थान में अगर बोलूं तो राजस्थान में बैराट, इत्यादि अनेक स्थानों पर ये जो मृदभांड परंपरा है, ये हमें उत्खनन में इनके मृदभांड NBPW के मृदभांड हमें प्राप्त हुए हैं। अब मैं बात करूं
NPW जो मृदभांड है इनकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं, NBPW मृदभांड की विशेषताएं। अगर NPBW मृदभांड की विशेषताओं की बात करूं तो कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ, यानी इनकी जो क्वालिटी थी वो सबसे अच्छी थी। मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ, एक्सीलेंट क्वालिटी है इनकी। व्यापारिक या व्यापार, ये जो मृदभांड थे ये व्यापार के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और इसका जो व्यापारिक, जहां इनका सबसे बड़ा जो केंद्र, जहां इनका निर्माण व क्रय विक्रय का था, वो था कौशाम्बी। इसीलिए जब कौशाम्बी का उत्खनन किया गया तो बड़ी मात्रा में हमें NBPW मृदभांड प्राप्त हुए हैं। बुद्ध काल व मौर्य काल का प्रतिनिधि, ये जो मृदभांड हैं वो बुद्ध काल और मौर्य काल के क्या हैं? प्रतिनिधि हैं। द्वितीय नगरीकरण के प्रतिनिधि, द्वितीय नगरीकरण के भी प्रतिनिधि माने गए हैं NBPW मृदभांड। यह डीलक्स मृदभांड भी हैं। डीलक्स मृदभांड बोले तो क्योंकि ये जो मृदभांड है, ये मृदभांड ज़्यादातर जो उच्च वर्ग के लोग थे वही इनका उपयोग करते थे। तो डीलक्स मृदभांड थे, द्वितीय नगरीकरण के प्रतिनिधि थे और बुद्ध काल और मौर्य काल का भी प्रतिनिधि करते हैं। व्यापारिक थे, व्यापार में इनका बहुत जो है प्रयोग किया जाता था, क्योंकि ये जो अमीर वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा इनका ज़्यादा प्रयोग था। इसका सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कौशाम्बी हमें प्राप्त होता है। हाँ, एक बात और मैं आपको बताता हूँ, के सिन्हा साहब ने श्रावस्ती का उत्खनन किया है और उस उत्खनन में बड़ी मात्रा में हमें NBPW जो है मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो ये मैंने आपको बताया NPBW जो मृदभांड है उनकी कुछ जो है विशेषताओं के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। हाँ, एक मैं आपको ये बता रहा था कि कल हमने PGW के बारे में पढ़ा था, पेंटेड ग्रे वेयर चित्रित धूसर मृदभांड, जो बेसिकली क्या है? लोह युगीन मृदभांड है। अब ये जो मृदभांड है ये आर्य संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। आर्य संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि हैं। आर्य संस्कृति के भी क्या है? यह प्रतिनिधित्व है किनका? PGW जो हमारे सामने जो हमें प्राप्त हुए हैं, चित्रित धूसर मृदभांड। तो इस तरीके से ये मृदभांड परंपराएं जो हैं हमें जिनके बारे में हमने हमारी इस क्लास में डिस्कशन कर लिया। अब मैं दक्षिण भारत से प्राप्त होने वाले कुछ विशिष्ट प्रकार के मृदभांड है, उन मृदभांडों के बारे में भी मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जैसे दक्षिण भारत के अंदर आरेटाइन मृदभांड पाए जाते हैं। अब ये आरेटाइन मृदभांड बेसिकली ये दक्षिण भारत के जिंजी नामक स्थान, वह पांडिचेरी के आर्कीमेडू नामक स्थान पर
ये मृदभांड पाए गए हैं। बेसिकली ये मृदभांड इटली में एजेरा नामक स्थान पर इनका निर्माण हुआ है। आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आएगा कि वहाँ इटली में इनका निर्माण, एजेरा नामक स्थान पर जब इनका निर्माण हुआ तो ये भारत में कहाँ से है? यह भारत में संगमकालीन व्यापार वाणिज्य को दर्शाता है। वाणिज्य को दर्शाता है। अब व्यापार वाणिज्य को कैसे? दक्षिण भारत के अंदर संगम काल के अंदर भारत व रोम के बीच में व्यापार होता था। व्यापार होता था। व्यापार होता था। व्यापार होता था जिसकी वजह से यह रोमन साम्राज्य के जो मृदभांड हैं ये कहाँ पाए गए हैं? हमारे दक्षिण भारत के अंदर पाए गए हैं। इन्हीं मृदभांडों को आरेटाइन मृदभांड कहा जाता है। अब इन मृदभांडों के अंदर अगर मैं बात करूं, एक विशेष प्रकार का मृदभांड आप लोगों ने देखा भी होगा जिसे एम्फेरा बोला जाता है। ये एम्फेरा की खास बात क्या है? बेसिकली ये जो एम्फेरा है, ये एम्फेरा शराब का बर्तन होता था। शराब की एक बड़ी सी सुराही होती थी। इसकी दोनों तरफ क्या है, पकड़ने के लिए क्या है, कुछ हैंडल जैसे लगे होते थे। तो ये जो बड़ी सी सुराही थी जो शराब को रखने के लिए प्रयोग में ली जाती थी, इसे ही एम्फेरा कहा जाता है। और ये कहाँ प्राप्त हुई? हमें आर्किमेडू नामक स्थान पर प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये जो हमारा डिस्कशन था, ये मृदभांड परंपरा लगभग हमने यहाँ पर हमारे इस क्लास के अंदर डिस्कशन कर लिया। और कुछ जानकारी रह गई थी, इन जानकारियों को भी मैंने आपके सामने सारी की सारी इन जानकारियों को साझा कर लिया। अब अगर मैं बात करूं, ये थी मृदभांड परंपराएं। जो मृदभांड परंपराएं हमें प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने अपनी क्लास के प्रारंभ में ही आपको बताया था कि ये जो मृदभांड परंपराएं थी, यह एक प्रसिद्ध साधन है काल गणना का। ठीक है, और जिसके लिए क्या है, इन मृदभांडों का बड़ा योगदान माना। हमने पढ़ा था, एक स्कॉटलैंड के विद्वान है फ्लैंडर्स पेत्री। जो फ्लैंडर्स पेत्री है, उन्होंने अपनी बुक मेथड्स एंड द एम ऑफ हिस्ट्री में इन्हीं को क्या बोला गया है, पूरा तत्व की वर्णमाला शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, कि ये इतने इम्पॉर्टेंट है, जो है हमें पूरा तत्व की जो जानकारी का इम्पॉर्टेंट सोर्स हमें उपलब्ध, इनकी जानकारी से हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं इन मृदभांड परंपराओं के बाद, तो और भी कुछ टॉपिक हमारे सामने रहते हैं। मैं उन टॉपिकों को भी आपको बिल्कुल आपके सामने मैं उनका भी लेकर आऊँगा। जो डिस्कशन हम अपनी क्लास के अंदर उनके ऊपर भी अपना डिस्कशन रखेंगे। लेकिन जो अब आज जो मैं टॉपिक है, एक मैं छोटा सा टॉपिक लेता हूँ, इसके साथ जो है भले ही छोटा टॉपिक, लेकिन क्या है, प्रतियोगिता के विद्यार्थियों के लिए भी साधारण जो व्यक्ति जो जानकारी रखते हैं, जिनका इतिहास विषय से ज़्यादा उनका जो है काम नहीं है, जो उनके लिए काम नहीं पड़ता हो, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए भी मैं आप लोगों को ये जो आज का जो मेरा टॉपिक है, संवत, बेसिकली ये संवत, ये जो टॉपिक है, ये संवत महत्वपूर्ण है। ये संवत, जैसे हम बात करते हैं विक्रम संवत की बात करते हैं, विक्रम संवत, जिसके बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं, है ना। चैत्र
की प्रतिपदा से क्या है, हमारा जो नया हिंदू नववर्ष है उसको प्रारंभ किया जाता है, तो उसकी गणना क्या है, विक्रम संवत के अकॉर्डिंग होती है। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये प्रश्न होता होगा, जो अभी नए जो बच्चे हैं उनके दिमाग में भी ये प्रश्न होगा, जिज्ञासा होगी कि हम एक तरफ तो विक्रम संवत का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम जो है ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या है ये संवत। और तो बहुत बार ऐसे प्रश्न मेरे से बहुत सारे जो बच्चों ने पूछा था, तो आज मैं मेरी इस क्लास के अंदर मैं इस टॉपिक को भी कंप्लीट करता हूँ, इस टॉपिक से संबंधित जो मेरी जानकारी वो आप सभी के साथ साझा करता हूँ। आज का जो टॉपिक है संवत, विक्रम संवत। अब संवत जो है इसका प्रयोग बेसिकली क्या है, हम समय की जो टाइम ड्यूरेशन के लिए करते हैं, लेकिन इस संवत का प्रयोग हमारे बहुत सारे अभिलेखों में कुछ घटनाओं से भी जुड़े हुए हैं, घटनाओं से जुड़े हैं। क्या अर्थ हुआ इसका, कि ये जो संवत है ये हमें बहुत सारी घटनाओं की भी जानकारी देते हैं। हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर बहुत सारे अभिलेख हैं जिनके अंदर अलग अलग संवत का प्रयोग किया गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, भारत के अंदर सबसे प्राचीन जिस संवत का प्रयोग होता था उस संवत का नाम था कली संवत। कली संवत जो 3102 BC में शुरू हुआ था। सबसे प्राचीन संवत है कली संवत। इस संवत का प्रयोग धार्मिक व राजनीतिक दोनों स्वरूपों में किया जाता था। किसका, इस कली संवत का प्रयोग। अगले अगर मैं संवत की बात करूं तो एक संवत, अच्छा संवत से पहले कुछ विद्यार्थियों के दिमाग के अंदर ये भी डाउट है, कैलेंडर को लेकर भी है, तो मैं साथ में उसको भी हम ऐसे बांट लेते हैं इसको। तो एक तरफ तो है ईसाई ग्रेगोरियन कैलेंडर, एक इसी से संबंधित है जूलियन कैलेंडर, और एक तरफ है विक्रम संवत। अब भारत के अंदर कुछ संवतों का प्रयोग किया जाता था। विक्रम संवत, वीर निर्वाण संवत, बुद्ध संवत, शक संवत, गुप्त संवत, वल्लभी संवत, कलचूरी छेदी संवत, और भी कुछ संवत है। कलचूरी छेदी संवत, हर्ष संवत, एक और संवत भी है हिजरी संवत।
जिसका भी बहुत सारे अभिलेखों में प्रयोग हुआ है। छः, ये 7, ये 8। एक और संवत है भारत में ही प्रयोग लिए। ये संवत है राज शक संवत। और भी हैं 2-3 संवत और हैं। तो भारत के अंदर, हमारे भारतीय प्राचीन भारत के इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये बहुत सारे जो संवत हैं अभिलेखों के अंदर प्रयोग में लिए गए हैं। तो इन बारी बारी से मैं सभी इन संवतों के बारे में भी बताऊंगा। साथ में अभी जो हम डिस्कशन करते हैं वो ईसाई ग्रेगोरियन कैलेंडर जो वर्तमान समय में हम लोग प्रयोग करते हैं। इस कैलेंडर की शुरुआत 1582 में पॉप ग्रेगोरियन 13वें के द्वारा शुरुआत की गई थी। अब प्रश्न ये उठता है कि 1582 में इस आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की, ईसाई कैलेंडर की शुरुआत की गई थी। तो इससे पहले कौन सा कैलेंडर चलता था? तो इससे पहले जूलियन कैलेंडर चलता था। इस जूलियन कैलेंडर के अंदर काफ़ी सारी जो अशुद्धियाँ थी, इनको शुद्ध करके जो 1582 में जो नया कैलेंडर चल रहा, जो वर्तमान में भी चल रहा है, वो कौन सा है? ईसाई ग्रेगोरियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर, इसकी शुरुआत रोम के शासक जूलियर सीजर के द्वारा 1 जनवरी 45 BC में शुरू किया गया था। जूलियन कैलेंडर, रोम का शासक है जूलियस सीजर, जिसने कब स्टार्ट किया है? 1 जनवरी 45 BC के अंदर स्टार्ट किया है। इसको ईसा पूर्व बोलते हैं। अब यहाँ ये BC, AD, AC इसका क्या मामला है, इसको भी यहाँ पर हम हमारे डिस्कशन में देखते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर कन्फ्यूज़न है। देखिए, इंग्लिश में यूज़ होता है AD, BC। इसको कुछ ऐसे समझिए, जैसे इतिहास के अंदर काल गणना का बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है। काल गणना से सभी घटनाओं को व्यवस्थित किया जाता है। तो काल गणनाओं को व्यवस्थित करने के लिए, किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए एक बेस की आवश्यकता होती है, एक आधार की आवश्यकता होती है। यानी किसी न किसी चीज़ को एक, अगर मान लीजिए आज मेरी हाइट है, इसका मेज़रमेंट मुझे करना है, तो इसका मेज़रमेंट कैसे करूँगा कि ये जो फर्श है वो मेरा बेस्ड है, मेरा आधार है, और फर्श के बेस से ही क्या है, मेरी इस जो ऊंचाई है उसको नापा जा सकता। इसी तरीके से इतिहास की सभी घटनाओं को व्यवस्थित करने के लिए, काल गणना के लिए एक बेस ईयर या एक बेस वर्ष की, आधार वर्ष की आवश्यकता थी। और इस आधार वर्ष की आवश्यकता को पूरा किया गया किसके द्वारा? ईसा के जन्म के वर्ष के द्वारा। ईसा का जन्म वर्ष, ईसा का जन्म वर्ष, ईसा मसीह के जन्म वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, जन्म वर्ष। अब ईसा मसीह के जन्म वर्ष को क्या मान लिया गया? बेस ईयर माना गया, 0। इसको आधार वर्ष माना गया, बेस्ड ईयर, आधार वर्ष। ठीक है। अब इसको जब आधार वर्ष मान लिया गया तो इसके कुछ जो इतिहास के अंदर कुछ घटनाएं थी जो क्या है, इसके जो ईसा मसीह के जीवन है इनसे पहले की थी और आधी घटनाएं इनके जीवन के बाद की थी। तो इनके जन्म से पूर्व की जो भी घटनाएं हैं वो BC। इसके लिए वर्ड होता है बिफोर क्राइस्ट, और AD
इनके जन्म के बाद की बात है। इनके जन्म के पहले की जो है बीसी ईयर है ना। हिंदी में तो बड़ा आसान है, इसको ईसा पूर्व बोल दिया जाता है। और एडी को ईसवी सन, एडी को ईसवी सन। तो इससे तो बड़ी आसानी से एडी, एडी का अर्थ है एनो डोमिनी। ये दो लैटिन वर्ड है, दो लैटिन भाषा के शब्द हैं, दो लैटिन भाषा के ये शब्द हैं। अब इन शब्दों का अर्थ क्या है? ईसा का जन्म वर्ष। इन दोनों शब्दों का अर्थ है ईसा का जन्म वर्ष, यानी ईसा का जन्म वर्ष के आगे की जो बात है वो क्या है? एडी। तो इस तरीके से एडी और बीसी का ये कन्फ्यूज़न आप लोगों के सामने मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गया होगा। एक और भी चीज़ है, इसी आजकल यूज़ सीई यूज़ होता है, कुछ बुक्स के अंदर सीई यूज़ होता है। ये जो सीई है इसको बोला गया है कॉमन एरा, जीसस क्राइस्ट। और कहीं कहीं BCE यूज़ होता है। इसका जो अर्थ है बिफोर कॉमन एरा ना, बिफोर कॉमन एरा। तो वही बात है, ये BC की जगह ई आ गया है, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। तो इस तरीके से ये जो इकाइयाँ हैं ये इतिहास के अंदर वर्षों के साथ लगी होती है। अब मेरे हिसाब से बड़ी आसानी से आप लोग इनको समझ सकते हैं कि कौन सी घटनाएं पहले हैं, कौन सी घटनाएं बाद है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो भी घटनाएं हैं उनके जो वर्ष हैं वो हमेशा घटते क्रम में होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 2500 BC, 1500 BC, 200 BC और यहाँ पर मान लीजिए 57 BC और आगे जाकर ये क्या हो जाएगा? 0। और 0 यहाँ से फिर वापस से 1, फिर ये 10, फिर ये 20, फिर ये 2000, फिर अभी 2024। तो ये इस तरीके से ये जो वर्ष होंगे ये बढ़ते क्रम में होंगे, ये जो वर्ष होंगे ये घटते क्रम में होंगे। तो इस तरीके से हमने क्या जाना? हमने एडी और बीसी के बारे में जाना। और इन्हीं का एक और रूप जो वर्तमान में यूज़ किया जाता है सी और सीई कॉमन एरा और बीसी बिफोर कॉमन एरा को भी हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। फिर हमने देखा कि जो जीसस क्राइस्ट का जो बेस ईयर है, जन्म वर्ष है, उसके जो पहले के जितने भी जो वर्ष हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? घटते क्रम में। और उसके इनके जन्म के बाद के जो भी वर्ष हैं वो सारे के सारे बढ़ते क्रम में। तो मेरे हिसाब से आपका ये जो डाउट है यह पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे की जो हमारी जो क्लास है हम बात करते हैं भारतीय संवतों के बारे में। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कली संवत 31 या 3102 BC। प्रयोग कहाँ होता था? इसका प्रयोग धार्मिक इसका प्रयोग इसका प्रयोग धार्मिक व राजनीतिक दोनों स्थानों पर इसका प्रयोग होता था। यह भारत का सबसे प्राचीन संवत है। दूसरे संवत की बात करूं तो 570 जैन जो मतावलंबी है श्वेतांबर जैन धर्म के मत है एक
श्वेतांबर, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, ये जैन धर्म के मत हैं। श्वेतांबर मत के जो हैं उन्होंने 527 ईसा पूर्व और दिगंबर 622 ईस्वी ईसा पूर्व क्या मानते हैं? महावीर स्वामी की मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु से वीर निर्वाण एक मिनट, निर्माण संवत की शुरुआत मानते हैं, तो इस तरीके से वीर निर्माण संवत की अभी हमने डिस्कशन कर दिया। पहला हमने कली संवत का और दूसरा हमने वीर निर्माण संवत का, जो कब श्वेतांबर 527 ईसा पूर्व मानते, दिगंबर 622 ईसा पूर्व मानते महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। अब तीसरे अगर मैं संवत की बात करूं, थेरापंथी बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म यह 544 या 543 BC वर्ष में बुद्ध के परिनिर्माण, बुद्ध की बोला जाए तो बुद्ध की मृत्यु के बाद, निर्माण बुद्ध की मृत्यु के बाद, मृत्यु के वर्ष को, के वर्ष से बुद्ध संवत के बुद्ध संवत की शुरुआत बताते हैं। बुद्ध संवत की शुरुआत बताते हैं, थेरापंथी जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं वो 544 व 543 BC के मध्य बुद्ध की जो मृत्यु है, मृत्यु वर्ष से क्या है, बुद्ध संवत की शुरुआत मानते हैं। अब इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? 2 ग्रंथ हैं, दीपवंश व महावंश। इन ग्रंथों में एक जानकारी मिलती है, उस जानकारी के अकॉर्डिंग अशोक का राज्याभिषेक बुद्ध की मृत्यु के 218 वर्ष बाद हुआ। तो ये जानकारी कहाँ से मिली हमें? यह जानकारी हमें ये मिलती है कि बुद्ध की मृत्यु के 218 वर्ष के बाद किसका राज्य अभिषेक हुआ है? अशोक का राज्य अभिषेक हुआ। तो इस तरीके से हमें बुद्ध संवत के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अगला अगर मैं आपको बात करूं, अगले संवत में हमारे सामने आता है विक्रम संवत, जो आज भी हम लोग यूज करते हैं। अब इस विक्रम संवत के बारे में हमें जानकारी मिलती है जैन ग्रंथों से। जैन ग्रंथों के अनुसार जैन ग्रंथों के अनुसार 57 BC में मालवा के शासक हुए विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के द्वारा शकों को पराजित किया गया।
शकों को पराजित किया गया। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इनके द्वारा 57 बीसी के अंदर जिस संवत को प्रारंभ किया गया उस संवत विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। तो हमें पता चल गया कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत 1700 बीसी के अंदर प्रारंभ हो गया। अगला जो हमारे सामने इंपॉर्टेंट संवत आता है वह है शक संवत। इस संवत की शुरुआत 78 ईस्वी, इस संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया। कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा इस संवत को शुरू किया गया, परंतु शकों के द्वारा इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। शकों के द्वारा जब इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया, यही कारण है कि इस संवत को शक संवत के नाम से जाना गया। शक संवत के नाम से जाना गया। अब इस शक संवत, जो कि हमारे भारत सरकार का भी प्रमाणित संवत है, शक संवत, जो 22 जनवरी 1957 ईस्वी में स्वीकार कर लिया गया। भारत सरकार के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। अब तो ये था हमारे सामने शक संवत, जो कहीं कहीं जो हमारी भारत सरकार है वो शक संवत का प्रयोग करती है, और यह भी हमारे प्राचीन संवत है। इसकी गणना भी क्या है, सटीक हमारे सामने प्राप्त होती है। हाँ, आगे जो मैं अगर संवत की बात करूं तो हमारे सामने आता है अगला संवत, गुप्त संवत। अब गुप्त संवत की अगर मैं बात करूं तो गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, अब ये घटना मेरे हिसाब से बहुत से इतिहास के विद्यार्थियों को पता भी है कि चंद्रगुप्त प्रथम का जब विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ, तो इस विवाह के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा राजा रानी के सोने के सिक्के भी जारी किए गए थे, और साथ साथ में गुप्त संवत भी जारी किया गया था, जो 319 ईस्वी से शुरू होता है। अब इस संवत के अंदर अगर मैं बात करूं, 319 में जब ये संवत स्टार्ट हुआ, परंतु इस संवत का सबसे पहला जो प्रयोग हमें मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख, मथुरा अभिलेख में इसका सर्वप्रथम प्रयोग, कहीं कहीं विक्रम संवत को मालव संवत भी बोला गया है। कहीं कहीं अभिलेखों में विक्रम संवत को मालव संवत भी बोला गया है। कहीं कहीं अभिलेखों में ऐसा वर्णन मिलता है। अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि इन संवतों के बीच में कितना डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं विक्रम संवत की, गुप्त संवत शक संवत से 241 वर्ष पहले हैं। करके देख लीजिए आप, 319 है, 319 ईस्वी में से आप 78 ईस्वी निकाल दो,
तो शक और गुप्त के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। 319, 4 4 11 4 और 2 241। ये बिल्कुल देख लीजिए 241 वर्ष। ये जो वर्णन है, ये वर्णन हमें एक इतिहासकार ने किया है, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद के अंदर किसका वर्णन किया है? गुप्त और शक के बीच में 241 वर्ष का अंतर बताया। तो बिल्कुल उसने सही बताया, 241 वर्ष का इनके बीच में डिफरेंस है। अच्छा, शक संवत और विक्रम संवत के बीच में कितना डिफरेंस है? शक संवत 78 ईस्वी और ये 57 BC या ईसा पूर्व। तो देख लीजिए, काउंट करिए तो लगभग 135 वर्ष का इनके बीच में डिफरेंस है। तो इस तरीके से ये डिफरेंस हमारे सामने आता है। यानी जो वर्तमान समय के अंदर हमारे जो चलता है जो क्रिश्चियन कैलेंडर, उसके अकॉर्डिंग 200 और 2024 अभी चल रहा है वर्तमान। तो आप 2024 में 57 प्लस कर दीजिए, तो वर्तमान में जो हमारा विक्रम संवत चल रहा है वो हमारे सामने आ जाएगा। विक्रम संवत 2081। इस तरीके से हमारा ये जो वर्ष है, ये 57 BC के अंदर स्टार्ट हुआ था विक्रम संवत। अच्छा, ठीक है। अब आगे कुछ और प्रसिद्ध संवतों के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब कहीं कहीं मालव संवत, कहीं कहीं मालव संवत को ही वल्लभी संवत माना गया है, जो सही भी है। वल्लभी संवत का प्रयोग गुजरात में मैत्री वंश के शासक प्रयोग करते थे। मैत्री वंश के शासक प्रयोग करते थे। तो मालव संवत का कहीं कहीं जो वल्लभी संवत के रूप में भी प्रयोग करता है। वल्लभी संवत वाल्लभ संवत ही है। मालव संवत या इसको ही विक्रम संवत ही बोला गया, का प्रयोग गुजरात के मैत्रिक वंश के शासकों के द्वारा किया जाता है। कुछ अभिलेखों में जानकारी भी मिलती है, गुप्त संवतों की भी मिलती है। जैसे गुप्त संवत की मैं बात करूं, कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख, कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख। इस अभिलेख में हमें 154 गुप्त संवत मिलता है। तो इस समय क्या रहा होगा गणना, तो आप जोड़ के देखिए, उत्तर आ जाएगा आपके सामने। 154 गुप्त संवत में 319 प्लस 154, तो कुमार गुप्त का सही समय आ जाएगा। किस समय रहा होगा? ये रहा 473 ईस्वी का ये अभिलेख है। किसका? कुमार गुप्त का। तो ये जानकारी मिलती है। और इस गुप्त संवत का उपयोग बंगाल के शासक
शशांक के गंजम अभिलेख में भी 300 गुप्त संवत का प्रयोग हुआ है। गुप्त संवत का प्रयोग। तो इनका राइट टाइम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम? इनका राइट टाइम ऐसे आएगा, 319 प्लस 300, तो हमारे सामने आएगा 619 ईस्वी। ये टाइम पीरियड आ गया, हमारे शशांक का टाइम पीरियड आ गया, जो बंगाल का शासक है इस समय। 319 ईस्वी 619 ईस्वी। अब अगर आगे मैं बात करूं कुछ और प्रसिद्ध संवत की, तो अभीर शासक, ये त्रिकोटक वंश के ईश्वर सेन द्वारा 248 एडी में कलचुरी छेदी वंश का संवत प्रारंभ किया गया। ये एक बच गया था जो मैं आपको बता देता हूं, संवत प्रारंभ। इसी तरीके से 606 ईस्वी हर्ष का, सम्राट हर्ष, थानेश्वर के शासक सम्राट हर्ष का राज्याभिषेक। वर्ष को ही हर्ष संवत की शुरुआत की गई। हर्ष संवत की शुरुआत हुई 606 के अंदर। तो ये हर्ष संवत हो गया। अच्छा, एक और है हिजरी संवत, जो कि इस्लामिक कैलेंडर है, और इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हिजरी संवत से मानी जाती है। तो ये हिजरी संवत है शुक्रवार 16 जुलाई 622 ईस्वी। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाना किस तारीख को? 16 जुलाई 622। इसी समय से हिजरी संवत की शुरुआत होती है, जो इस्लामिक कैलेंडर है। अच्छा, इसको व्यवस्थित रूप से शुरू करने का काम खलीफा उमर के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर देखिए, हमने 606 ईस्वी के अंदर सम्राट हर्ष के राज्याभिषेक के वर्ष में हर्ष के द्वारा हर्ष संवत की शुरुआत की गई, उसका डिस्कशन कर लिया। उसके बाद हमने हिजरी संवत के बारे में पढ़ा कि हिजरी संवत की शुरुआत शुक्रवार के दिन 16 जुलाई 622 ईस्वी के अंदर, जब हजरत मोहम्मद साहब, जो इस्लाम धर्म के पैगंबर हैं, इनके द्वारा जब मक्का से मदीना की तरफ यात्रा की गई, तो इस समय से कौन से संवत की स्टार्ट हुई? हिजरी संवत स्टार्ट हुआ। इसको व्यवस्थित करने का काम किसके द्वारा, या प्रारंभ करने का काम खलीफा उमर के द्वारा किया गया था। तो ये जानकारी भी आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। आगे देखते हैं हम। अच्छा,
इसके बाद अगर कुछ संवत, एक और संवत है जो दक्षिण भारत का है, काफी विवादास्पद है, इस संवत को लेकर विवाद है ना, कोलम संवत। कोलम संवत, अब इसकी शुरुआत, कोलम संवत की अगर बात की जाए तो 825 ईस्वी मानी जाती है, एडी 825 ईस्वी। इसके शुरुआत के दो कारण बताए जाते हैं। कुछ विद्वानों के द्वारा बोला जाता है कि शंकराचार्य के द्वारा सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आंदोलन की शुरुआत की गई, और कुछ विद्वानों का मानना है, खासकर नीलकंठ शास्त्री महोदय के द्वारा, कि केरल के शासक पेरुमल के द्वारा, चेरमान पेरुमल के द्वारा केरल के विभाजन के कारण 825 को कोलम संवत के नाम से शुरू किया गया। तो ये दक्षिण भारत के एक संवत के बारे में हमारे सामने विवरण आया, जिसमें पहला है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि शंकराचार्य के द्वारा सुधार आंदोलन शुरू किया, जिसकी वजह से कोलम संवत हुआ। और जैसे नीलकंठ शास्त्री और भी कुछ विद्वान वे मानते हैं कि केरल के शासक चेरमान पेरुमल के द्वारा केरल का बंटवारा किया गया, जिसके उपलक्ष्य में क्या है, कोलम संवत की शुरुआत की गई थी। अगर और भी कुछ मैं प्रमुख संवतों की बात करूं तो उन संवतों के अंदर हम लोग हमारे सामने आते हैं। हाँ, एक आता है 1583 ईस्वी का। और भी कुछ संवत हैं, जैसे चालुक्य संवत हैं, जो हम देखते हैं कि विक्रमादित्य षष्ठ के द्वारा, विक्रमादित्य चालुक्य शासक, विक्रमादित्य षष्ठ के द्वारा 11 फरवरी 1076 एडी को चालुक्य संवत चलाया गया था। चालुक्य संवत, तो ये भी एक संवत है। इनके पुत्र सोमेश्वर तृतीय के द्वारा भी भूलोक मल्ल संवत शुरू किया गया था इनके राज्यारोहण के समय। अगला जो संवत है, इलाही संवत, इसकी शुरुआत सम्राट अकबर के द्वारा की गई थी। सम्राट अकबर के द्वारा इसको कृषि संवत भी बोला जाता है। और अगर कुछ प्रसिद्ध संवतों में, एक मैंने हमारी प्रीवियस क्लास जब मराठा एम्पायर में पढ़ा रहा था तो शिवाजी के राज्यारोहण के समय मैंने बताया था कि उनके द्वारा सोने और तांबे के सिक्के भी जारी किए गए थे, छत्रपति की उपाधि ली गई थी। उसी समय उनके द्वारा एक संवत भी शुरू किया गया था। वो संवत था 1674 ईस्वी में राज शक संवत। तो इस तरीके से ये राजशक संवत जो शिवाजी के द्वारा अपने राज्य अभिषेक के समय, शिवाजी के द्वारा राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था, राजशक संवत। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले हमारी जो प्रीवियस क्लास थी जिसके अंदर हमने मृदभांडों के बारे में पढ़ा था, तो इन मृदभांडों के अंदर हमने NBPW मृदभांड, उत्तरी काले चमकीले मृदभांडों के बारे में पढ़ा था। अच्छा हाँ, एक यहाँ प्रश्न ये भी उठता है कि ये मृदभांडों के अंदर जो चमक थी, शाइनिंग थी, वो पॉलिश किसकी वजह से थी? तो उसका कारण था लोह ऑक्साइड। ये एक फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है, NBPW। इन बर्तनों के अंदर पकाने से पहले लोह ऑक्साइड मिला दिया जाता था, ऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या है,
ये बर्तन चमकीले होते थे, चमकीले होते थे। ये इनकी चमक, शाइनिंग का कारण था। तो इस तरीके से हमने जो जितनी भी मृदभांड परंपराएं थी, लगभग उन मृदभांड परंपराओं के बारे में प्रमुख जो बातें थी वो हमने हमारी इस क्लास के अंदर डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद हमने बात की थी, कुछ कैलेंडरों की बात की थी, जैसे जूलियन कैलेंडर है जिसकी शुरुआत जूलियस सीजर के द्वारा की गई थी। उसके बाद हमने डिस्कशन किया ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में कि 1582 के लगभग पॉप ग्रेगोरियन 13वें के द्वारा क्या किया गया था, इस जो वर्तमान कैलेंडर है हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की गई थी। और इसके अंदर अगर आज भी हम देखते हैं कि खासकर रूस के अंदर हम पढ़ते हैं, रूस की क्रांति पढ़ते हैं, 1917 की क्रांति पढ़ते हैं। 1917 की क्रांति में हमने क्या पढ़ा था कि रूस के अंदर जो क्रांति अक्टूबर नवंबर क्रांति बोलते हैं ना, उसको दो शब्द आते हैं, एक आता है अक्टूबर, एक आता है नवंबर। अक्टूबर नवंबर क्रांति। तो देखो इसको मैं आप बात करूं समझाने के लिए, तो रूस के अंदर इस समय जूलियन कैलेंडर का ही प्रयोग किया जाता था। जूलियन जो ऑर्थोडॉक्स जो ईसाई मत के जो व्यक्ति हैं वो हमेशा क्या है, ये जूलियन कैलेंडर का प्रयोग करते। तो रूस भी क्या है, एक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाला था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जूलियन कैलेंडर का प्रयोग होता था। और ये जूलियन जो कैलेंडर था, इसका एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे 25 दिसंबर को हर साल ईसा मसीह क्रिसमस, जो ईसाई व्यक्ति हैं वो क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। अब यही क्रिसमस का त्यौहार रूस के अंदर 7 जनवरी को मनाया जाता था। 7 जनवरी को मनाया जाता था। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों कैलेंडर के बीच में। हाँ, हम देखते हैं कितना अच्छा 13 दिन का डिफरेंस है, 13 दिन का डिफरेंस का अंतर। तो इस अंतर से भी मान लीजिए कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग रूस की क्रांति कौन से टाइम ड्यूरेशन की मानी जाती है, तो आप सीधा सा उत्तर निकाल सकते हैं, जो जूलियन कैलेंडर है वो 13 दिन क्या है, इस कैलेंडर से आगे है। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा, हमने ईसाई कैलेंडर के बारे में पढ़ा, जूलियन कैलेंडर के बारे में पढ़ा, फिर हमने काल गणना के कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर डिस्कशन किया। फिर हमने सभी जो प्रमुख जो हो सकता है कोई एक आध कोई संवत मेरे से छूट गया हो, लेकिन लगभग मैंने सारे संवतों के बारे में चर्चा कर दी, कब शुरू हुए थे, कितना इनके बीच में डिफरेंस है और क्या क्या है इनका, कहाँ कुछ अभिलेखों की भी हमने चर्चा की कि कुछ इंस्क्रिप्शन में भी इन जो संवत जो है इनका प्रयोग किया जाता था। तो इस तरीके से आज की हमारी क्लास के अंदर हमने संवतों से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों के सामने मैंने साझा की। अब ये जो जितनी भी जानकारी है मेरे साथ, मैं आशा करता हूँ मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये जानकारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए उपयोगी हो, चाहे प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे साधारण जो जानकारी या जो जिज्ञासु है उसके लिए भी ये जानकारी बहुत उपयोगी है। खासकर जो अभी जो युवा जितने भी जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये बहुत ही उपयोगी जानकारी, जो आगे उनके जितने भी जो अध्ययन के अंदर बहुत सारा इसका उपयोग होगा। अच्छा, और मैं आप सभी लोगों का बहुत जो मेरे जो आप लोगों ने जो मुझे इतना अच्छा फीडबैक दिया है, मुझे बहुत सारे अच्छे व्यूज़ और कमेंट्स, उन सभी के लिए मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। आप इसी तरीके से मुझे प्रोत्साहित करते रहिए। मैं और भी उपयोगी जानकारियों से युक्त जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए लाऊंगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।